नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा खिलजी क्रांति और अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठता है। 1296 में गद्दी पर अलाउद्दीन के बैठने के बाद ये इतिहास की एक बड़ी घटना है। गद्दी पर बैठने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को 2-3 उपाधियां घोषित की जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में आती हैं। सिकंदर ए सानी, वो सिकंदर ए सानी, सिकंदर के जैसा, सानी मतलब जैसा, सिकंदर के जैसा बनना चाहता था। उसने अपने आप को युग विजेता घोषित किया और विश्व विजेता बनने की बात कही। ये 3 बातें इसके बारे में मिलती है कि वो अपने आप को सिकंदर के जैसा बनाना चाहता था, विश्व विजय करना चाहता था गद्दी पर बैठने के बाद में। लेकिन देखिए, इतिहास में एक बड़ा वो है इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस इतने विश्व विजेता बनने वाले व्यक्ति को इतिहास में दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दिल्ली का एक कोतवाल था अलाउ मुल्क। इन्होंने साहस करके, ये इतिहास में एक साहस की घटना है कि जो याद की जाती है, ऐसी घटनाएं जिनसे हम सीख सकते हैं। कोतवाल एक छोटा सा पद होता है, लेकिन फिर भी उसने एक साहस करके ये दिया सुझाव कि सुल्तान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिकंदर सानी बनो आप, मुझे खुशी है, पर सबसे पहले आप पहले भारत को जीतो। दुनिया को जीतने से पहले भारत को जीतो, अपने घर को तो जीतो, फिर अपन दुनिया को जीतेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को यह सलाह पसंद आई और उन्होंने पहले भारत को जीतने की योजना बनाई। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अलाउ मुल्क का नाम आपको याद रखना है, सिकंदर सानी, और युग विजेता और विश्व विजेता की इसने उपाधि धारण की। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक चीज और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, खासकर इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। कॉलेज शिक्षा में या स्कूल शिक्षा के जो व्याख्याता होते हैं उनके साक्षात्कार में भी कई बार ये क्वेश्चन सुनने को मिला कि अलाउद्दीन खिलजी पहला इतिहास का शासक है जिसने धर्म और राजनीति को अलग करने की कोशिश की। देखिए, वर्तमान इस 21वीं सदी में भी आज भी राजनीति पर धर्म हावी है और धर्म और राजनीति के कारण सही तरीके से शासन प्रशासन नहीं चल पाता है। उस काल में 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस शताब्दी में ही अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग, दोनों चीजें अलग हैं, और अलग करने की कोशिश भी की। जानना चाहते हैं हम धर्म और राजनीति के बारे में उन्होंने क्या विचार रखा। धर्म और राजनीति के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी से उलेमाओं ने दबाव डाला कि आप धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं वही करता हूं जो प्रजा के लिए उचित होता है, मैं ये नहीं देखता कि इसमें धर्म क्या कह रहा है। तो ये बड़ी बात थी उस जमाने में कहना, क्योंकि उस समय इन उलेमाओं का, आलिमों का बड़ा शासन पर दबाव रहता था। उस समय खलीफा की जो सत्ता थी, खलीफा के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। खलीफा वो लोग थे जो मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के सर्वोच्च धर्म के व्यक्ति बने। तो इसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया, इसने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किए, ये इसका एक योगदान है। इसके साथ ही अभी खलीफा की बात आ गई तो हम खलीफा पर चर्चा कर लेते हैं। खलीफा हमने बताया आप लोगों को, इस्लाम का सर्वोच्च धर्म और राजनीतिक गुरु होता है। कहीं का दुनिया में कोई भी शासक हो, बिना इनसे आज्ञा लिए, बिना इनसे अनुमति लिए वो शासन नहीं कर सकता। तो खलीफा से भी इन्होंने खलीफा को नाराज नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी बड़े विद्वान, ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको राजनीति की समझ बड़ी शानदार थी। अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था और अलाउद्दीन खिलजी भी दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दोनों ने इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया जिनको आज तक याद किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा को नाराज नहीं करना चाहते थे और अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से मान्यता प्राप्त करने के लिए 2 उपाधि धारण की। खलीफा से मान्यता ले ली, यामिनी उल मोमनीन, खलीफा का दायां हाथ, और दूसरी यामिनी उल दौला, यामिनी उल दौला खलीफा का दाएं हाथ और साम्राज्य का संरक्षक, खलीफा के साम्राज्य का संरक्षक। इस तरह
अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से भी अपनी मान्यता ले ली और अपने शासन को एक तरह से लिजिटिमेसी, वैधता प्राप्त कर ली कि कोई उसको ये नहीं कह सके कि ये इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है। इस्लाम को भी मानता था, इस्लाम के भी उन चीज़ों को ध्यान रखता था। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने एक राजत्व सिद्धांत बनाया और राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत उसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए खलीफा से, धर्म राजनीति से, उलेमाओं से, इस तरह उसने पूरा तरह से एक वो कर लिया, अपने शासन को वैधता प्राप्त कर ली। ये इतिहास में बड़ी वो है कि इसके समय में अमीर खुसरो और इशामी ने, फतूह सलातीन का लेखक है इशामी, अमीर खुसरो ने कई पुस्तकें लिखी हैं जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। भाग्यवादी व्यक्ति इसलिए कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को कुछ चीजें संयोग से मिल गई, उसको वह चाहता नहीं था लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में बनती चली गई, इसलिए इसको भाग्यवादी व्यक्ति भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में। साम्राज्य विस्तार के बारे में अलाउद्दीन खिलजी 1296 में हमने देखा गद्दी पर बैठता है और अगले साल शांत नहीं बैठता है, अगले साल ही 1297 में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात आक्रमण इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण है। गुजरात आक्रमण, गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व है उसका छोटा भाई उलूग खां कर रहा था और यहां गुजरात का जो शासक है वो है कर्णदेव बघेल, रानी है कमला देवी। गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात पे आक्रमण कर विजय करता है। गुजरात का राजा कर्णदेव हार करके और देवगिरी भाग जाता है रामचंद्र देव के पास और इसकी रानी कमला देवी को, जो बड़ी सुंदर थी दिखने में, उसको पकड़ करके, और यहाँ पर उलूग खां को एक दास मिलता है जो बड़ा ही सुंदर था, जो इतिहास में बड़ा मशहूर होगा। उसका नाम है मलिक काफूर। उसे गुजरात के खंबात में मिला था उलूग खां को। वो सुल्तान की सेवा में, अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में इसको दिल्ली भेजता है, दोनों को, कमला देवी को और मलिक काफूर को उलूग खां पकड़ करके, क्योंकि ये बड़ा सुंदर और बड़ा योग्य गुणवान था, इसलिए और कमला देवी बड़ी सुंदर थी, उसके हरम में जाने के लिए इन दोनों को दिल्ली भेजा जाता है और इससे अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश भी होता है। लेकिन इसी बीच एक इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसको हम जानेंगे अब। ये दोनों हमारे विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। नव मुसलमान, एक नया वर्ड आ रहा है आप लोगों के सामने, नव मुसलमान। जो मंगोल आक्रमणकारी, हमने आपको बलबन के समय में समझाया था कि बलबन के समय में मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे। वो बलबन के पुत्र मोहम्मद खान ने बड़ी ही मजबूती के साथ में उन मंगोल आक्रमणों का दमन किया और उन मंगोलों को दिल्ली के अंदर, जो आज मंगोलपुरी क्षेत्र कहलाता है, उस मंगोलपुरी में बसा दिया गया। उन बसाए हुए मंगोलों ने अपने आप मुस्लिम धर्म, हमने बताया था कि मंगोल बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वो मुसलमान बन गए और वो नव मुसलमान कहलाए। इन नौ मुसलमानों ने इस गुजरात आक्रमण में अलाउद्दीन की खिलजी की सेना में साथ दिया और मोहम्मद खां नाम का एक मंगोल आक्रमणकारी एक सेनापति के रूप में उलूग खां के साथ था। एक युद्ध में जब लूटा जाता था कोई माल, तो एक इतिहास में आप पढ़ोगे, खुम्स नाम का एक कर होता था, एक लूट संपदा के आधार पर। इसको पहले समझेंगे। 4 मुख्य कर होते हैं, जजिया, जकात, खुम्स। तो इसमें जो खुम्स होते हैं, खुम्स का मतलब क्या है? जो धन संपदा कुछ लोग इस समय में, अब अलाउद्दीन खिलजी खैर जरूर स्थायी सेना का निर्माण करेगा। इतिहास का पहला शासक है भारतीय इतिहास का मुस्लिम, जो स्थायी सेना का निर्माण करेगा। इनसे पहले किसी शासक ने 1290 तक स्थायी सेना का निर्माण नहीं किया था। इस समय तक भी स्थायी सेना नहीं होती थी। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई आक्रमण होता था, लोगों को कह दिया था, आ जाओ भाई, युद्ध में शामिल हो जाओ, और युद्ध में जो माल लूटने को मिलेगा उसमें से सबका बंटवारा होगा। तो इस तरह खुम्स क्या होता था? युद्ध में लूटे गए माल का जो करीब
60% तो रखता था सुल्तान और 40% सेना में बांट दिया जाता था। तो ये जो 9 मुसलमान थे खुम्स की आस में और ये गुजरात आक्रमण में शामिल हुए और खुम्स के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में मोहम्मद खान नाम का जो आक्रमणकारी था, वो 9 मुसलमान था, मंगोल था, वो बहुत सारा धन लूट करके यहाँ से इस उलुग खां की सेना से भाग करके और राजस्थान आ जाता है और राजस्थान के रणथंभौर में आ जाता है। आगे की कहानी रणथंभौर में हम जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का अगला आक्रमण रणथंभौर आक्रमण है। रणथंभौर आक्रमण, रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। बड़ा प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है यहाँ पर। रणथंभौर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी 1299 से 1301 में करता है। यह रणथंभौर का राजा इस समय हम्मीर देव है। हम्मीर हट चंद्रशेखर ने लिखी है, हम्मीर रासो जोधराज ने लिखी है और हम्मीर मान मर्दन जयचंद सूरी ने लिखी है। इन हम्मीर देव के बारे में इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्तियां प्रसिद्ध हैं कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदड़ी फड़त एक बार, हम्मीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। तो ये वो हैं हम्मीर जो इतिहास राजस्थान के इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हैं। इन हम्मीर के पास में मोहम्मद खां जो मंगोल आक्रमणकारी था आ जाता है और शरण ले लेता है। और राजस्थान की देखिए ये इतिहास में ये प्रसिद्ध है, राजस्थान के रणबांकुरों की, राजपूत क्षत्रियों की, कि शरणागत की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। पावनों का यहाँ बड़ा सत्कार किया जाता है, आए हुए मेहमानों का यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है यहाँ। तो ये शरणागत की रक्षा हमारे राजस्थान में की प्रसिद्ध विशेषता रही है। तो शरणागत की रक्षा करते हुए हम्मीर देव मोहम्मद खां को शरण दे देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का वहां से संदेश आता है कि इस मोहम्मद खां को वापस सौंपो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए मना कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना करके आक्रमण 1299 से 1301 कर दिया जाता है। इसके ऊपर उलूग खां और नुसरत खां को आक्रमण के लिए भेजा जाता है। उलूग खां और नुसरत खां ने इसका घेरा डालते हैं। 1299 में 2 साल तक घेरा चलता है बड़ी मुश्किल से, और फिर आक्रमण होता है। और इधर जौहर और साका होता है। जौहर जिसमें रानियां अग्नि में जलकर मर जाती थी, वो जौहर कहलाता है। साका का अर्थ है राजपूत जो क्षत्रिय थे वो केसरिया वस्त्र पहन करके और अपने मरने के लिए युद्ध में कूद लड़ पड़ते थे और वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, ये साका कहलाता है। और इस तरह से युद्ध में हमीर की पराजय होती है। रणथंभौर का नाम बदल करके खैराबाद कर दिया जाता है। और जो मोहम्मद खां वो घायल अवस्था में की बड़ी एक छोटी सी घटना है जो बड़ी प्रसिद्ध है कि ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद खां घायल अवस्था में युद्ध में हार करके पड़ा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसकी छाती पे पैर रखता है और उससे कहता है कि बता तेरे घावों को ठीक कर दिया जाए तो तू क्या करेगा। तो वो बड़े ही वीरता से जवाब देता है कि मैं 2 ही काम करूंगा, सही होते ही पहले तेरा वध करूंगा और रणथंभौर के शासक हमीर देव के लड़के को गद्दी पर बैठाऊंगा। इससे तुरंत नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये इतिहास की रणथंभौर की घटना है जब रणथंभौर पर विजय होती है अलाउद्दीन खिलजी की। इसके साथ ही हम अगली चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अगला आक्रमण भी राजस्थान पर ही होता है। रणथंभौर का बड़ा सामरिक महत्व था। ये गुजरात जाने वाले जो हज की यात्रा होती थी मक्का मदीना उसके रास्ते में पड़ता था। प्रसिद्ध दुर्ग था, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, व्यापारिक मंडी था। इस पर आक्रमण होने से दिल्ली सल्तनत को बड़ा बल मिला। अगला आक्रमण चित्तौड़ पर होता है। राजा हैं रतन सिंह जो रावण वंश के हैं। रावण वंश आगे चलकर सिसोदिया वंश भी कहलाएगा। राजा रतन सिंह है। आक्रमण 1301 में होता है, 1303 तक चलता है। और रानी है पद्मिनी। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे इतिहास के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि एक मूवी आई थी पद्मावती। इस पद्मावती मूवी के ऊपर काफी मतभेद रहा। राजस्थान में इस मूवी को चलने भी नहीं दिया गया। सेंसर बोर्ड ने इसने बड़ी इस पर विवाद हुआ।
राजपूतों ने इसका काफी विरोध किया कि इसमें राजपूतों की जो मान सम्मान है, आन बान शान है, उसको सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। और बाद में पद्मिनी का नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया और पद्मावत के नाम से वो मूवी फिर बाद में चली। राजस्थान में इसका सेट भी नहीं बनाने दिया गया। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए अब आप लोगों के सामने चित्तौड़ आक्रमण। राणा रतन सिंह की रानी है पद्मिनी। पद्मिनी के बारे में इतिहास में एक बड़ा विवादास्पद वो है स्थिति है कि राजस्थान के इतिहास का कोई भी समकालीन लेखक और मुस्लिम इतिहासकार जो उस समय के समकालीन थे, कोई भी लेखक पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर सवाल नहीं करते हैं, ऐतिहासिकता का वर्णन नहीं करते हैं। समकालीन लेखक अमीर खुसरो है, इब्ने बतूता है, इसामी है, उन्होंने अपनी किसी पुस्तक में पद्मिनी की किसी बात का उल्लेख नहीं किया है, ना ही उस समय के राजपूत इतिहास के ग्रंथ इसका उल्लेख करते हैं। ऐसा कहते हैं कि कोई कपोल कल्पित कहानी है, जानना चाहते हैं इसकी सच्चाई। पद्मिनी के बारे में इतिहास में सबसे पहला जो उल्लेख है वो 1540 में एक लेखक होते हैं, कवि होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जायसी ने अवधी भाषा में एक पुस्तक लिखी, नाम था पद्मावत। इसमें वो वर्णन करते हैं पद्मावत में कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, उनकी एक रानी है पद्मावत पद्मिनी, और वो राजा रतन सिंह श्रीलंका जाते हैं, सिंगल द्वीप जाते हैं, वहां पर 14 साल तपस्या करते हैं और उस सुंदर रानी की कहानी उनको एक तोतों के द्वारा पता, हीरामन नाम के तोते के द्वारा पता चलती है। वो बताता है कि रानी इतनी सुंदर है, पानी पीती तो गले में से पानी दिखता है, बाल इतने लंबे हैं कि जमीन पर रगड़ते हुए चलते हैं, और इतने सुंदर गौरवर्ण है कि आंखें देख नहीं पाती हैं। इस तरीके का वर्णन करता है। रतन सिंह उसको शादी करने के लिए सिंगल द्वीप चला जाता है, 14 साल तपस्या करता है, फिर उसे पता चलता है सिंगल द्वीप के राजा को कि ये तो राजकुमार वहां का राजा है, उसे शादी कर देता है। कहानी बड़ी लंबी है, अपन शॉर्ट में कर लेते हैं, समय का अभाव है। पद्मिनी किससे शादी हो जाती है? रतन सिंह और एक राघव चेतन नाम के एक उसके दरबारी के बीच में विवाद हो जाता है। राघव चेतन चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में, अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि चित्तौड़ की रानी इतनी सुंदर है, और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। यह कहानी पद्मावत से पता चलता है हमें। किसी समकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने, राजपूत इतिहासकार ने, उस समय के किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख हमें नहीं मिलता है। पद्मावत के बाद में दशरथ शर्मा नाम के इतिहासकार ने और अन्य 2-3 इतिहासकारों ने कहा है कि पद्मिनी की कहानी सही है, जबकि हीराचंद ओझा और अन्य इतिहासकार इस कहानी का विरोध करते हैं कि यह कहानी सत्य नहीं है। ये अभी इतिहास में अभी शोध का विषय बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पर रिसर्च करो और इस कहानी को की सत्यता सामने लेकर। रतन सिंह की जो भी कहानी हुई हो, चित्तौड़, हमने बताया चित्तौड़ की भी सामरिक स्थिति है। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया वाली का बात है। तो चित्तौड़ पर आक्रमण करना अलाउद्दीन खिलजी चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि ये वही बात दूसरी कि ये चित्तौड़ जो है वो गुजरात और गुजरात से मक्का मदीना जाने वाले रास्ते में पड़ता था। राजस्थान के प्रसिद्ध सामरिक दुर्ग था, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और राजपूताने पर कब्जा करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करना जरूरी था। चित्तौड़ पर 1301 में आक्रमण किया जाता है। वही उलूग खान, नुसरत खान दोनों को आक्रमण के लिए भेजा जाता है, और 1301 में आक्रमण के लिए घेरा डाल दिया जाता है। और पद्मिनी के साथ में 2 लोगों की कहानी और प्रसिद्ध है, गोरा और बादल। गोरा बादल 1600 पाल की, ये इतिहास की एक और कहानी है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है आक्रमण के लिए, और वहां पर वो कहता है कि घेरा डालने के बाद भी विजय नहीं मिलती है, तो वो कहता है कि मेरे को पद्मिनी का चित्र एक बार दर्पण में दिखा दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। जब उसको पद्मिनी का चेहरा दर्पण में दिखाया जाता है, वो उस पर मोहित हो जाता है और पाने के लिए आक्रमण करता है। दूसरी कहानी है पद्मिनी 1600। पद्मिनी 1600 लोगों को लेकर के वहां पहुंचती है, वहां चित्तौड़ दुर्ग में मारकाट करती है गोरा बादल के साथ में, और गोरा बादल इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। इतिहास के प्रसिद्ध वीर हैं, किस्से कहानियों में बड़े प्रसिद्ध हैं। गोरा और बादल रतन सिंह की सेना में थे, पद्मिनी की 1600 पालकियों के साथ गए थे और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मारकाट मचाई थी। ये एक दूसरी एक कहानी प्रसिद्ध है कि गोरा बादल की वीरता की। इसके साथ में ही इस युद्ध के अंदर प्रसिद्ध इतिहास का जौहर जो पद्मिनी के नेतृत्व में होता है, करीब 16,000 रानियां अग्नि में जल जाती हैं, और दूसरी तरफ साका
जिसमें राजपूत शासक केसरिया बाना पहनकर इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस तरह 1303 में चित्तौड़ के ऊपर रतन सिंह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद अपने पुत्र के नाम पर, खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया और इस तरह चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। ये हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी। इसके साथ में ही राजपूताने पर अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा आक्रमण 1305 में सिवाना बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर जिले में सिवाना पे आक्रमण करता है। यहाँ का शासक है शीतल देव, बड़ा ही बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति था जो इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है, शीतल देव। इस पर आक्रमण करता है और सिवाना के दुर्ग पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। इसके बाद 1308 से 1311 3 साल तक अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण है 1308 से 11 जालोर आक्रमण। जालोर आक्रमण, यहां का राजा है कानड़ देव। कानड़ देव एक राजस्थान के इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध। इसका लेखक है पद्मनाभ। इस कानड़ देव के पद्मनाभ नाम के ग्रंथ में कहानी का उल्लेख मिलता है कि कानड़ देव का एक लड़का है, उसका नाम है वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की लड़की है फिरोजा। ये राजस्थान के या भारत के इतिहास के ग्रंथों में प्रेम कहानियों का बड़ा उल्लेख है कि वीरम देव फिरोजा को, अब ये तो इतिहास की बड़ी विडंबना है, कहते हैं कि भाई कानदेव प्रबंध कहता है कि वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया, वहां उसका फिरोजा से मिलना हुआ और फिरोजा ने वीरम देव से शादी करने की बात कही। वीरम देव नाराज हो गया, वापस जालोर आ गया। फिरोजा वहां से अपनी बारात लेकर के, और देखो कि उस कितनी बहादुर लड़की रही होगी कि वहां से अपनी एक बारात लेकर के और वीरम देव से शादी करने के लिए जालोर आती है। वीरम देव शादी से मना कर देता है, वो वहां पर अपनी आत्महत्या कर लेती है और इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज होता है और जालोर पर आक्रमण कर देता है। घटना की सच्चाई का पता आप शोध करके लगाओगे, मुझे इस घटना में सच्चाई लगती नहीं है। जालोर राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक रहा है, जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग। तो हो सकता है जालोर पे आक्रमण का कारण दक्षिण राजस्थान के ऊपर आक्रमण करना रहा होगा, इसलिए जालोर पर आक्रमण किया। 1308 से 11 तक जालोर का दुर्ग बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में है, आक्रमण से विजय नहीं हो पाई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी मुश्किल से 1311 में कानड़ देव की मृत्यु के बाद इस दुर्ग पर अधिकार किया। यह इतिहास की सच्चाई है। अब ये इस तरह से लगभग राजपूताने पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब हमारे पास में आता है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय के बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण उसका जब वो शासक था 1296 में, तभी उसने किया था। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर चुके। दोबारा आक्रमण देवगिरी पर किया गया और यहां अब आक्रमण जो है वो मलिक काफूर के नेतृत्व में होते हैं। मलिक काफूर के नेतृत्व में होते हैं और देवगिरी के राजा को वापस लाया जाता है और फिर इसको माफ कर दिया जाता है। तो ये देवगिरी विजय हुई। इसकी देवगिरी विजय के बाद में 1297-98 में इसका तेलंगाना पर आक्रमण होता है। तेलंगाना अभी भारत का एक नया राज्य बन चुका है। तेलंगाना में काकतीय वंश का राजा रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव इस समय राज कर रहा था। काकतीय वंश था, तेलंगाना राज्य था और यहां से यह अलाउद्दीन खिलजी अधीनता स्वीकार कर लेता है। कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है। प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को देता है। मलिक काफूर दक्षिण भारत के सभी आक्रमणों का विजेता है और मलिक काफूर इसको अलाउद्दीन खिलजी को सौंपता है और ये सल्तनत काल में ये हीरा रहता है। बाद में ये हीरा शाहजहां तक पहुंचता है और शाहजहां के तख्ते ताउस में रहता है। तख्ते ताउस में हीरा जड़ा हुआ था शाहजहां के और शाहजहां के दरबार की शोभा बढ़ाता था। उसके बाद में अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली का बेटा जमान शाह इसको लूट के ले जाता है। अहमद शाह अब्दाली तख्ते ताउस को लूट के ले जाता है
और ये अफगानिस्तान में रहता है। बाद में जमान शाह से पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास आ जाता है और वहां से उसके जो रानी जिंदन और उसका बेटा दिलीप सिंह जब इंग्लैंड भाग के जाते हैं तो इंग्लैंड के द्वारा इस हीरे को ले लिया जाता है और वर्तमान ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में लगा हुआ है। ऐसा कहते हैं कोहिनूर हीरे की कीमत एक दिन में जो दुनिया में जो लेन देन होता है उसकी आधी है। ये कोहिनूर हीरा भारत वापस भी प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए इसके सरकारी स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। तो ये थी दक्षिण भारत में मलिक काफूर के नेतृत्व में तेलंगाना विजय, काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव के ऊपर। इसके बाद में दूसरी जो विजय है वो है होयसल राज्य। होयसल की राजधानी है दार समुद्र। और एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी बाहुबली, बड़ी प्रसिद्ध मूवी रही है। इसमें एक पात्र रहता है भल्लाल देव। तो इसमें भी भल्लाल देव यहाँ का राजा था और उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। कोई युद्ध नहीं हुआ और बड़ी मात्रा में धन संपदा यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई। यह दक्षिण भारत का होयसल आक्रमण था। इसके साथ ही मलिक काफूर के नेतृत्व में अगला आक्रमण पांडे वंश पर किया गया। पांडे वंश मदुरा, दक्षिण भारत का सबसे अंतिम हिस्सा है तमिलनाडु का मदुरा। यहां पर पांडे वंश के दो भाई वीर पंड्या और सुंदर पंड्या शासन कर रहे थे। यहां पर आक्रमण करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को पांडे वंश पर विजय नहीं मिलती है, लेकिन उस समय धन संपदा लूटकर मलिक काफूर वापस आ जाता है। ये दक्षिण भारत के 4 प्रसिद्ध राज्य हैं, देवगिरी, तेलंगाना, पांडे वंश। इस तरह से दक्षिण भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की लगभग पूरे दक्षिण भारत पर विजय हो जाती है और वो दक्षिण भारत को जीत लेता है। उत्तर भारत की जीत के बाद में हमने देखा गुजरात से उसके आक्रमण का अभियान शुरू होता है और दक्षिण भारत तक उसका लगभग भारत उसके कब्जे में आ जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी लगभग भारत का शासक बनने के बाद में उसने इस शासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था और एक बाजार नीति जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।